दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व में छिड़ा महायुद्ध जो दुनिया को हिला रहा है। ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई अमेरिका और उसके थानेदार इजराइल से आर पार की जंग ठान चुके हैं। चारों ओर 9 देशों में कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, सीरिया और ओमान में 35,000 अमेरिकी सैनिकों, B-52 बम बरसक, F-35 जेट और थार मिसाइलें तैनात हैं चारों तरफ से ईरान के। फिर भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। जैसे नरेंद्र ने सरेंडर किया ऐसे ईरान ने सरेंडर नहीं किया। 12 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर बम बारिश की। 22 जून को अमेरिका ने 125 जेट्स और 14,000 किलो की बंकर ब्लस्टर बमों से हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, ईरान को मिटा देंगे। दावा किया ट्रंप ने, हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन खामेनेई न डरे, न इजराइल की बमबारी से, न ट्रंप की भपकियों से और न अमेरिका के 14,000 किलो के बमों की वर्षा से। 22 जून को ईरान ने तेल अवीव पर और इजराइल के कई और शहरों पर 400 मिसाइलें और ड्रोन दागे। और 23 जून को अमेरिका के अल उदेई एयरबेस, कतर और इराक के ठिकानों पर मिसाइलें दागकर करारा जवाब दिया अमेरिका को। खामेनेई ने ऐलान किया, जो खुदा के सामने झुकता है वह और किसी के सामने नहीं झुकता। न हम थोपा हुआ युद्ध बर्दाश्त करेंगे, न थोपी हुई शांति। उनके इस निडर रुख ने 9 करोड़ ईरानी जनता का विश्वास जीत लिया। ईरान अमेरिकी घेरे में भी जुबान की तरह दांतों के बीच में निडर योद्धा की तरह डटा है। 23 जून को ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ, ईरान झुकेगा नहीं। इजराइल ने जवाब में 23 जून को तेहरान के सरकारी ठिकानों और यज़्द की मिसाइल बेस पर हमले किए। ट्रंप ने फिर धमकी दी और बड़े हमले होंगे, लेकिन खामेनेई का जवाब वही, हथियार डालो, शांति का पैगाम लाओ। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी का हमला और आतंकी हमले का बदला लेने की शुरुआत की गई सैनिक कार्रवाई से 7 मई को, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के एक फोन पर ऑपरेशन रोक दिया। इसे कहते हैं नरेंद्र का सरेंडर। ट्रंप ने भारत पाक सीज फायर का श्रेय लिया और नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी ठोकी। पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सच मानते हुए 21 जून को ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित किया। लेकिन 22 जून को ईरान पर हमले की निंदा, युद्ध भड़काने वाला शांति का पुरस्कार कैसे ले सकता है। कभी पश्चिमी एशिया में भारत का डंका बजता था। इंदिरा गांधी की हत्या पर यासिर अराफात फूट फूट कर रोए। गाजा में खाना नहीं बना, ऐसी थी भारत की विदेश नीति। और लेकिन आज सोनिया गांधी की बात सच लगती है। भारत की संतुलित विदेश नीति धूल धूसरित हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को नरेंद्र मोदी समझने की भूल की और यही भूल उसकी दादागिरी को धूल चटा रही है। यह सब इजराइल को मध्य पूर्व का थानेदार बनाए रखने का खेल है। और अगर ईरान स्टेट ऑफ होर्मुज बंद कर दे तो क्या होगा। दोस्तों 12 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ट्रंप ने दावा किया कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने परमाणु संधि के लिए दी गई 60 दिन की मोहलत का पालन नहीं किया। ट्रंप ने धमकी दी, ईरान शांति कायम रख करे वरना मिट जाएगा। लेकिन ईरान ने न डर दिखाया न सरेंडर किया। 22 जून को ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर, खासकर तेल अवीव और यरूशलेम पर 400 मिसाइलें और ड्रोन दागे। ट्रंप का 60 दिन का अल्टीमेटम कूटनीति का दिखावा था। अमेरिका के पूर्व विदेश विभाग प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ट्रंप ने ईरान को बहलाने के लिए समय दिया ताकि हमले की तैयारी हो सके।
लेकिन ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने जवाब दिया, हम अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे। यह दिखाता है कि ट्रंप की डराने की रणनीति फेल हो गई। ईरान पर हमला करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का साथीराना दिमाग देखिए। पहले तुलसी गबार्ड को बयान बदली करने के लिए दबाव डाला गया। तुलसी गबार्ड ने जब बयान बदली कर दिया तो 22 जून को 14,000 किलो के बंकर ब्लस्टर बम ईरान पर छोड़े गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, शांति कायम करो वरना बड़े हमले होंगे। इससे पहले ट्रंप ने खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड पर दबाव डाला। मार्च 2025 में तुलसी ने सीनेट में साफ कहा था, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने 2003 में बंद किए गए परमाणु हथियार कार्यक्रम को पुनः शुरू करने का आदेश नहीं दिया। लेकिन ट्रंप की नाराजगी और दबाव के बाद जून 2025 में तुलसी ने अपना बयान बदल दिया। तुलसी ने कहा, अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान हफ्तों से महीनों में परमाणु हथियार बना सकता है अगर वह अंतिम असेंबलिंग का फैसला करता है। ट्रंप का यह दावा कि ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं तो फिर और बड़े हमले की धमकी देना डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति से साफ विरोधाभास दिखाता है। अगर परमाणु ठिकाने वाकई नष्ट हो गए तो और हमलों की जरूरत क्यों? तुलसी गबार्ड का बयान बदलना ट्रंप के राजनीतिक दबाव का स्पष्ट नतीजा। यह अमेरिका की उस पुरानी रणनीति को उजागर करता है जिसमें वह अपनी खुफिया एजेंसी का इस्तेमाल किसी भी देश पर हमला करने का बहाना बनाने के लिए करता है। 2003 में इराक पर हमले से पहले भी अमेरिका ने ऐसी खुफिया रिपोर्ट का सहारा लिया था जो बाद में गलत साबित हुई। तुलसी का बयान बदलाकर ट्रंप ने ईरान पर हमले को जायज ठहराने की कोशिश की, लेकिन ईरान के जवाबी मिसाइली हमलों ने जो 22 जून को तेल अबीब और 23 जून को अमेरिकी ठिकानों पर दागे गए, यह साफ कर दिया कि यह रणनीति नाकाम रही। ईरान ने न केवल हमलों का जवाब दिया बल्कि अमेरिका की दादागिरी को खुली चुनौती दी। यह घटना एक पुरानी कहावत को सच साबित करती है। तुलसी गबार्ड का बयान बदली करवा करके ये कहावत है जो अमेरिका के करतूतों को बेनकाब करती है। और वो कहावत क्या है? हकीम भी तुम, जज भी तुम, गुनाहगार भी तुम और फैसला सुनाने वाले भी तुम। अमेरिका खुद खुफिया रिपोर्ट तैयार करता है, खुद अपराधी तय करता है, खुद ही सजा सुना देता है। यह नंगापन अब दुनिया के सामने खुल चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने 18 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए दुनिया को साफ संदेश दिया, न हम थोपा हुआ युद्ध बर्दाश्त करेंगे, न थोपी गई शांति, न डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डरेंगे, न 14,000 किलो के बमों के हमले से। पहले इजराइल को हथियार डालने होंगे और शांति का पैगाम लेकर आना होगा, वरना बीच का कोई रास्ता नहीं। खामेनेई ने इजराइल के हमलों को जायनी षड्यंत्र और अमेरिका को मुख्य अपराधी बताया। चारों ओर 9 देशों कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, सीरिया, ओमान में 35,000 अमेरिकी सैनिक, B-2 बम बरसात, F-35 जेट, थार्ड और पेट्राइट मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। इराक और कतर में अमेरिकी कमांड सेंटर है जो ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों की रेंज में है। फिर भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। 22 जून को ईरान ने तेल अबीब सहित इजराइल के 14 शहरों पर 400 मिसाइलें और ड्रोन दागे। 23 जून को अमेरिका के अल उदय एयरबेस कतर और इराक में ठिकानों पर मिसाइलें दागकर करारा जवाब दिया। ईरान ने कहा, तुमने बम बरसाए, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान अमेरिकी घेरे में भी जुबान की तरह दांतों के बीच निडर योद्धा की तरह डटा है। ईरान अब रूस का समर्थन मांग रहा है। खामेनेई कहा, या अडिग रुक। उनकी 9 करोड़ जनता में
राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करता है। उनका बयान और 23 जून के अमेरिकी ठिकानों पर हमले साफ दिखाई देते हैं कि ईरान न तो युद्ध में झुकेगा, न ही जबरन शांति स्वीकार करेगा। यह इजराइल और अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। 23 जून को अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद युद्ध वैश्विक स्तर पर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि ईरान की रणनीति अब संयमित दिखती है, क्योंकि कोई हताहत नहीं हुआ। खामेनेई की समझदारी यही होगी कि वह अमेरिका पर सीधे हमले सीमित रखें और इजराइल पर हमले बढ़ाएं। इससे उनकी इमेज बनी रहेगी और युद्ध का दायरा सीमित हो सकता है। खामेनेई का यह स्टैंड दिखाता है कि 86 साल की उम्र में भी वह शेर की तरह हैं। उनकी रणनीति न केवल मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल रही है, बल्कि अमेरिका और इजराइल की थानेदारी को खुली चुनौती दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने 18 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए दुनिया को साफ संदेश दिया, न हम थोपा हुआ युद्ध बर्दाश्त करेंगे, न थोपी गई शांति। न डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से डरेंगे, न 14 हजार किलो के बमों के हमले से। पहले इजराइल को हथियार डालने होंगे और शांति का पैगाम लेकर आना होगा, वरना बीच का कोई रास्ता नहीं। खामेनेई ने इजराइल के हमलों को जायनी षड्यंत्र और अमेरिका को मुख्य अपराधी बताया। चारों ओर 9 देशों कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, सीरिया, ओमान में 35,000 अमेरिकी सैनिक, B-2 बम वर्षक, F-35 जेट, थार्ड और पेट्रियट मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं। इराक और कतर में अमेरिकी कमांड सेंटर है जो ईरान की मिसाइलों और ड्रोनों की रेंज में है। फिर भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। 22 जून को ईरान ने तेल अवीव सहित इजराइल के 14 शहरों पर 400 मिसाइलें और ड्रोन दागे। 23 जून को अमेरिका के अल उदय एयरबेस कतर और इराक में ठिकानों पर मिसाइलें दागकर करारा जवाब दिया। ईरान ने कहा, तुमने बम बरसाए, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ईरान अमेरिकी घेरे में भी जुबान की तरह दांतों के बीच निडर योद्धा की तरह डटा है। ईरान अब रूस का समर्थन मांग रहा है। खामेनेई का यह अडिग रुख उनकी 9 करोड़ जनता में राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करता है। उनका बयान और 23 जून के अमेरिकी ठिकानों पर हमले साफ दिखाई देते हैं कि ईरान न तो युद्ध में झुकेगा, न ही जबरन शांति स्वीकार करेगा। यह इजराइल और अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। 23 जून को अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद युद्ध वैश्विक स्तर पर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि ईरान की रणनीति अब संयमित दिखती है, क्योंकि कोई हताहत नहीं हुआ। खामेनेई की समझदारी यही होगी कि वह अमेरिका पर सीधे हमले सीमित रखें और इजराइल पर हमले बढ़ाएं। इससे उनकी इमेज बनी रहेगी और युद्ध का दायरा सीमित हो सकता है। खामेनेई का यह स्टैंड दिखाता है कि 86 साल की उम्र में भी वह शेर की तरह हैं। उनकी रणनीति न केवल मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल रही है, बल्कि अमेरिका और इजराइल की थानेदारी को खुली चुनौती दे रही है। इजराइल मध्य पूर्व में अमेरिका और पश्चिमी देशों का थानेदार है। अमेरिका ईरान से 7,350 किलोमीटर की दूरी पर है और इजराइल से 7,000 किलोमीटर की दूर। रूस इजराइल से 6,000 किलोमीटर दूर है। अमेरिका इजराइल को इसीलिए हथियार, आर्थिक मदद, कूटनीतिक समर्थन देता है ताकि वह इस्लामिक देशों को नियंत्रित करे। ईरान का जवाबी हमला इस थानेदारी को चुनौती दे रहा है। अगर रूस ईरान का खुलकर समर्थन करता है तो अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इजराइल की थानेदार वाली भूमिका क्षेत्रीय तनाव का बड़ा कारण है और ट्रंप की नीति से और भड़का रही है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर 14 हजार किलो के बंकर बस्टर बमों से हमला किया। ट्रंप ने दावा किया कि हमने ईरान और के परमाणु कार्यक्रमों को नेस्तनाबूद कर दिया। शांति कायम करो वरना और बड़े हमले होंगे। लेकिन ईरान ने न ट्रंप की धमकियों को माना, न उसकी बमबारी को।
22 जून को तेल अवीव सहित इजराइल के कई शहरों पर और 23 जून को अमेरिका ठिकानों पर मिसाइलें दागकर ईरान ने दिखा दिया कि वह शेर की तरह अडिग है। ट्रंप जो खुद को शांति दूत बताने का काम करे, ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर करवाया और इसीलिए नोबेल पुरस्कार की दावेदारी पेश की। पाकिस्तान ने भी ट्रंप के दावे को स्वीकार करके ट्रंप के को 2026 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। यह कहते हुए कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संकट में निर्णायक कूटनीति दिखाई। लेकिन 22 जून को ईरान पर बमबारी के बाद पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा की। कराची में ट्रंप की तस्वीरों वाले अमेरिकी झंडों को सड़कों पर रौंदा गया। ईरान की इस हिम्मत ने अमेरिका की दादागिरी को खुली चुनौती दी। अगर ईरान अमेरिका के हमलों का सीधा जवाब देने से बचता है और इजराइल पर अपने हमले तेज करता है तो यह अमेरिका साम्राज्य की साख को कमजोर कर सकता है। जो देश अब तक अमेरिका के डर से इजराइल के साथ खड़े थे, जैसे कुछ खाड़ी देश, उन्हें ईरान की ताकत से प्रेरणा मिल सकती है। लेकिन ट्रंप की नोबेल महत्वाकांक्षा खटाई में पड़ गई। एक तरफ वह भारत पाकिस्तान में शांति का दावा करते हैं और दूसरी तरफ ईरान पर बम बरसाते हैं। युद्ध की आग भड़काने वाला शांति का पुरस्कार कैसे ले सकता है? पाकिस्तान का दोहरा रवैया भी सामने आया। एक दिन ट्रंप को नोबेल के लिए नामांकित किया गया और दूसरे दिन अमेरिकी हमले की निंदा। यह दिखाता है कि ट्रंप की शांति दूत वाली छवि अब दागदार हो चुकी है। 86 साल की उम्र में भी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी 9 करोड़ जनता उनसे राष्ट्रीय गौरव और अडिग हौसले की उम्मीद करती है। 18 जून को खामेनी ने कहा, हम सरेंडर नहीं करेंगे, न थोपा गया युद्ध बर्दाश्त करेंगे, न थोपी गई शांति बर्दाश्त करेंगे। चारों ओर अमेरिका के 35,000 सैनिकों से का घेरा, B-52 बम बरसक या 35 जेट और थार्ड मिसाइलें। फिर भी खामेनी ने 22 जून को तेल अवीव पर और 23 जून को अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर दिखा दिया वह डरने वाले नहीं। ट्रंप ने बार बार दावा किया, हम ही हैं जो अब तक खामेनी जिंदा बचे हुए हैं। ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड की खुफिया रिपोर्ट को दबाव में बदलवाया, जिसमें मार्च 2025 में कहा गया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन जून में दावा किया गया कि ईरान हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। इसके आधार पर 22 जून को अमेरिका ने 14,000 किलो के बंकर ब्रस्टर बमों से हमला किया। ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन खामेनी ने इन धमकियों, अमेरिका के बमों और इजराइल के हमलों को खारिज कर दिया। 22 जून को तेल अवीव पर 400 मिसाइलें और ड्रोन दागे। 22 जून को तेल अवीव पर 400 मिसाइलें और ड्रोन दागे। 23 जून को इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागकर करारा जवाब दिया। खामेनी ने निडर होकर 9 करोड़ ईरानी जनता का विश्वास कायम रखा। उन्होंने दिखा दिया कि न अमेरिका की दादागिरी, न अमेरिका के 14,000 किलो के बम, न इजराइल की आक्रामकता, न ट्रंप की भपकियां ईरान को झुका सकते हैं। खामेनी के लिए यह एक नाजुक मोड़ है। उनके 22 और 23 जून के जवाबी हमले उनकी इमेज को मजबूत करते हैं। समझदारी यह है कि वह अमेरिका को सीधा उकसाए बिना इजराइल पर हमले बढ़ाएं। खामेनी का यह निडर रुख उन्हें पूरे इस्लामिक जगत के लिए प्रतीक बनाता है। वह अमेरिका और इजराइल की थानेदारी को खुली चुनौती दे रहे हैं। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या का बदला लेने के लिए भारत की सेना ने 7 मई को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जिनमें 9 आतंकी ठिकाने तहस नहस हुए और नूर खान जैसे रणनीतिक एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान के जवाबी हमले का भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बेहतर तरीके से नाकाम करके जवाब दिया।
और 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी सबसे पहले सार्वजनिक की। तब से ट्रंप निरंतर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने व्यापार का दबाव डालकर भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराया। 18 जून को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के साथ लंच किया। मुनीर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित करने की सिफारिश की। इससे भारत में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं में ऐलान कर दिया कि ट्रंप ने मुझे भी लंच पर बुलाया, लेकिन मैंने कहा कि देवभूमि का बुलावा है, इसलिए मैंने मना कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है, 146 करोड़ की आबादी वाले भारत का प्रधानमंत्री 24 करोड़ की आबादी पाकिस्तान के जनरल से तुलना करें, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश का अपमान है। पाकिस्तान का जनरल से तुलना करना, पाकिस्तान का खेल भी समझना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की, लेकिन खोरासान वाइस ने दावा किया कि अमेरिका ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया है ईरान पर हमले को। अगर यह सच है तो पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। मुस्लिम देशों को भड़काने के लिए निंदा और अमेरिका को खुश करने के लिए सहयोग। 7 मई को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें भारत की सेना ने साहस और सटीकता दिखाई। लेकिन सीज फायर के बाद पाकिस्तान को IMF से, ADB बैंक से, विश्व बैंक से अरबों डॉलर की मदद और पहलगाम के आतंकी आजाद घूम रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का दावा और पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप के दावे की स्वीकृति ने भारत की जो जीत है उसके जश्न पर प्रसन्न चिन्ह लगा दिया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने साफ कहा, कोई मध्यस्थता नहीं हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर कहा, हिंदी में कहा, अंग्रेजी में नहीं। सीज फायर पाकिस्तान भारत के बीच का मामला है। पाकिस्तान ट्रंप के दावे को सही मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी कर चुका है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, यह पाकिस्तान की अवसरवादिता नीति है। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, यासिर अराफात फूट फूट कर रोए पड़े थे। उन्होंने कहा, मेरी बहन चली गई। गाजा पट्टी में कई घरों में उस दिन खाना नहीं बना। ईरान, इराक, फिलिस्तीन, हर जगह मातम था। ऐसा था भारत का स्थान पश्चिमी एशिया में। ऐसी थी इंदिरा गांधी की विदेश नीति। आज सोनिया गांधी ने कहा, भारत की दशकों पुरानी संतुलित विदेश नीति धूल धूसरित हो चुकी है। वो उस नीति की हत्या पर शोक था जिसने भारत को मजहबी ध्रुवीकरण के ऊपर उठाकर न्याय और संतुलन की मिसाल बनाया। इंदिरा गांधी न धर्म देखती थी न वोट बैंक। उन्होंने यासिर अराफात को स्वतंत्रता सेनानी माना। जब दुनिया उन्हें आतंकवादी कह रही थी, 1974 में इंदिरा गांधी ईरान गई। शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने ऐतिहासिक स्वागत किया। भारत और ईरान ने शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में साझेदारी की नींव रखी। इराक की सद्दाम हुसैन से भी भारत ने रिश्ते बनाए कि भारत को तेल, रोजगार, रणनीतिक स्थिरता चाहिए थी। 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटा, ईरान, इराक और फिलिस्तीन ने भारत का साथ दिया। जब अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत को डराने आया, पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों ने भारत के खिलाफ माहौल नहीं बनने दिया। क्योंकि भारत की विदेश नीति में दोहरापन नहीं था, वो राष्ट्रहित पर टिकी थी। और आज भारत गाजा पर चुप है, इजराइल की गोद में बैठकर वासुदेव कुटुंबकम का जाप करता है। शब्द हैं, आत्मा नहीं। आज इंदिरा जी होती तो भारत, इजराइल और ईरान दोनों से बात करता, दुनिया को याद दिलाता कि भारत न्याय चुनता है, धर्म नहीं। भारत की पुरानी विदेश नीति न्याय और संतुलन पर टिकी थी। आज की इजराइल केंद्रित नीति भारत की विश्वसनीयता को कम कर रही है। चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट खतरे में हैं। भारत को संतुलित नीति अपनानी होगी।
वरना पश्चिमी एशिया में भारत का प्रभाव कम होगा। 1977 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन के समर्थन में कहा था। 1977 में विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन के समर्थन में कहा था, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए, जो फिलिस्तीन है उनके फिलिस्तीनी हैं उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। यहूदी कब्जाधारियों को वहां से जाना होगा। उस समय बीजेपी कब्जे के खिलाफ थी, लेकिन आज की बीजेपी इजराइल के खुली समर्थक है। जबकि चीन ने 2020 में भारत के भूभाग पर कब्जा किया और सरकार चुप है। वाजपेयी का डीएनए भारत के गौरव से जुड़ा था। आज की इजराइल केंद्रित नीतियां सवाल उठाती हैं, क्या बीजेपी का चरित्र संघ की विचारधारा पर चला गया है? पहलगाम में आतंकी हमले का बदले की कार्रवाई का सिर्फ इजराइल ने भारत का समर्थन किया। पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, सब किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सबने नजरअंदाज किया। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट जैसे रिश्ते खतरे में। ट्रंप की मुनीर से मुलाकात और मोदी का जवाब भारत की कूटनीति कमजोर दिखाता है। वाजपेयी का 1977 का स्टैंड राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक था। आज की चुप्पी सवाल उठाती है। भारत को इजराइल और इस्लामी देशों के बीच संतुलन बनाना होगा। यह मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया का शतरंज है, जहां हर चाल जोखिम भरी है। ट्रंप का 60 दिन का अल्टीमेटम, तुलसी का बयान बदलना और ईरान पर बमबारी सब ईरान को डराने का खेल था। लेकिन खामेनेई ने कहा, जो खुदा के सामने झुकता है वह और किसी के सामने नहीं झुकता। उनके जवाबी हमलों ने अमेरिका और इजराइल की थानेदारी को चुनौती दी। पहलगाम में आतंकी हमले के बदले कार्रवाई। भारत आतंकवादियों को सबक सिखाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान को एडीबी, आईएमएफ और विश्व बैंक से खरबों की मदद। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ में मिला सम्मान, एक कमेटी के अध्यक्षता और एक कमेटी में उपाध्यक्ष। और भारत में पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी आजाद घूम रहे हैं। ट्रंप के दावों और पाकिस्तान की चालों ने भारत के जीत के दावों की पोल खोलकर रख दी। इंदिरा गांधी की विदेश नीति भारत को न्याय का प्रतीक बनाती थी और गाजा पर चुप्पी और अमेरिका इजराइल केंद्रित नीति उस विरासत को धूमिल कर रही है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ट्रंप के सामने सीमित रास्ते हैं। अमेरिका में विरोध और वैश्विक दबाव ट्रंप को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन अगर युद्ध बढ़ा तो मध्य पूर्व में तबाही तय है। भारत को अपनी कूटनीति से इस आग से बचना होगा। इंदिरा गांधी की तरह न्याय और संतुलन की नीति अपनानी होगी। सवाल वही है, क्या यह जंग दुनिया की तस्वीर बदलेगी या नेताओं की कुर्सी का खेल है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए पोल खोल के साथ। तब तक सतर्क रहें, सवाल उठाएं और सच की तलाश करें। राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।